शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। आइए सुनते हैं इस कहानी को। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में नैना को देख रही थी और नैना उसकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी हैं। आने दो आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं। हाथ पैर न तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। ना जाने आज क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर नैना, उसे तो अपने पति प्रवीण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी नैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं नैना के बारे में। नैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने ही उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतनी सी कर ली थी। ना कोई पगफेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति प्रवीण और एक ननंद विभा ही थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए नैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी न होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। नैना जहाँ 20 साल की थी, वहीं प्रवीण पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी नैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी, जैसे सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम। नैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननंद विभा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक प्रवीण घर नहीं आया था। नैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही कर दिया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननंद विभा ने आगे आकर नैना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दो विभा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है नहीं और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। नैना आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया, तब जानकी जी और विभा ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा और वो ठहरा माँ का भक्त। वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर नैना के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा ले ले। नैना शाम को खाना बनाकर सास और ननंद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं नैना गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से नैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर प्रवीण तो 10 बजे तक आने से रहा। नैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई पर ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने रसोई में ताला लगा दिया।
नैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब नैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर से बंधी रोटी को निकाल कर रोल करके कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करें, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने नैना को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और नैना अब यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रवीण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो नैना का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज आई, नैना बाहर आओ। नैना डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह पुकार रही थी। विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने नैना को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आह! नैना की बहुत जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और नैना को मारना शुरू कर दिया। नैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया और ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो नैना उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे रे रे, पकड़ो इसे, बाहर कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा। तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात मानकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया, पर नैना की सुध बुध किसी ने नहीं ली। थोड़ी देर बाद नैना वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी? जानकी जी ने ताना कसा। उसे देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक नैना के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवास सी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए। विभा ने कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं ना, उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते न बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज को नरम करते हुए नैना से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर ये तेरा ससुराल है, इसका मान तो रखना तेरी जिम्मेदारी है। माफ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और ये कैसा ससुराल है जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमजोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठा कर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया। नैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने जीवन की अब एक नई शुरुआत की थी। बस इतनी सी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना